बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था लोन को, टाइप्स ऑफ लोन्स को डिस्कस किया था, और हमने डिस्कस किया था कि किस किस तरह के जो लोन है वो हम ले सकते हैं। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस क्लास बेटा, यू कैन आस्क एनी वन ऑफ यू। अगर कोई पॉइंट पूछना है आपने, कोई डिस्कस करना है तो आप डिस्कस कर सकते हैं जी। एनीवन, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग लोन एंड टाइप्स ऑफ लोन? ओके, आज बेटा हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस और सोर्सेज ऑफ बिजनेस फंड्स के। जो बिजनेस है वो अपने लिए फंड कहाँ से जनरेट करता है, कौन कौन से सोर्सेज हैं जो फाइनेंस के, और आप किस तरह से जो बैंक्स हैं वो दूसरे बैंक से भी लोन ले सकते हैं, क्या क्या तरीकेकार है लोन लेने का। बैंकों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फंड्स के। बिजनेस जो है वो अपने लिए कहाँ कहाँ से बेटा फंड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। डेफिनेटली बेटा किसी भी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट बैंक्स भी होते हैं और प्राइवेट बैंक्स भी होते हैं। गवर्नमेंट बैंक्स बेटा वो बैंक्स होते हैं जिसको जो गवर्नमेंट है वो रन करती है, और प्राइवेट बैंक्स वो होते हैं बेटा जो कि जिसको गवर्नमेंट जो है वो रन नहीं कर रही होती। इसी तरह बहुत सारी टाइप्स होती हैं बैंक्स की। कुछ एग्रीकल्चर बैंक्स होते हैं, कुछ एक्सचेंज रेट बैंक्स होते हैं। ये आप लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन चले थोड़ा थोड़ा मैं बता भी देता हूँ। अब जो एक्सचेंज बैंक होते हैं ये बेसिकली इनका जो मेन पर्पस होता है दैट इज करेंसी एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाता है कि जो फॉरेन करेंसीज के अंदर जो डील करते हैं उनको हम एक्सचेंज बैंक्स कहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप जो है वो आपको यूरोज रिक्वायर्ड हैं, आपको डॉलर्स रिक्वायर्ड हैं, आपका जो बिजनेस है वो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजेक्शंस करता है, आपको पेमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो कुछ फंड्स आपको डॉलर्स में रिसीव हो रहे हैं या आप डॉलर्स में पे कर रहे हैं, तो अब आपको डॉलर्स, और देखिए बात, आपको डॉलर्स चाहिए भी, आपने डॉलर्स खरीदने भी है, डॉलर बेचने भी है। ऐसे बैंक्स जो एक्सचेंज के अंदर डील करते हैं, करेंसी एक्सचेंज के अंदर, उनको हम एक्सचेंज बैंक कहते हैं। लेकिन आजकल अगर देखें तो स्पेसिफिकली कोई एक्सचेंज बैंक के नाम से पाकिस्तान में आपको बैंक नहीं मिलेगा। आपको पाकिस्तान के अंदर एक डिपार्टमेंट मिलेगा जो कि करेंसी एक्सचेंज होगा, उसी के अंदर जो मतलब फॉर एग्जांपल जो आपके नॉर्मल बैंक्स हैं उन्हीं के अंदर जो है वो करेंसी एक्सचेंज का भी काम हो रहा होता है। अगर आप सिर्फ स्पेसिफिक कहें कि एक्सचेंज बैंक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ करेंसी एक्सचेंज होती है, तो ऐसे बैंक्स आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे। हाँ, आपको बहुत से बैंकों के अंदर करेंसी एक्सचेंज करने के लिए आपको जो काउंटर है वो बहुत सारे मिलेंगे। तो आप बस ध्यान में ये रखिए कि ये वो बैंक्स होते हैं जिनका सोल पर्पज ये होता है कि उन्हें करेंसीज के अंदर जो है वो डील करते हैं। अच्छा, कोऑपरेटिव बैंक्स बेटा, ओके, इसमें बेटा ये होता है कि आपके जो यू कैन से दैट कि जो आपके जो डिफरेंट आपकी कंट्रीज के अंदर जो बैंक्स हैं उनको हम कोऑपरेटिव कहते हैं, जो कि आपके बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करते हैं, जो कि एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपकी इस तरह कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं डिफरेंट किस्म की, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी लोन प्रोवाइड किया जाता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप मुख्तलिफ किस्म के लोन प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह आपके यहाँ पे मैं अगर आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि आप जिस तरह यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज बनती हैं, उन सोसाइटीज को अगर लोन चाहिए तो वो भी लोन प्रोवाइड किया जाता है। जिस तरह आजकल आपके जो इमरान खान साहब है वो एक हाउसिंग स्कीम के ऊपर जो है वो घर बनाना चाह रहे हैं, जिस तरह कहते हैं 5 लाख घर बनाएंगे। अब अगर आप देखें तो बहुत सारे बैंक्स जो हैं उनके थ्रू लोन दिया जाएगा, यानी आपने जो है वो पेमेंट करनी होगी बैंक्स के थ्रू, और जो बैंक है वो पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं घर को बनाने के लिए। तो ऐसे बैंक जो इस किस्म के लोन प्रोवाइड करते हैं बेटा उनको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। सो तो नहीं रहे, जाग रहे हैं ना? यस सर। हाँ, बस जागते रहिएगा, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग जो है सिर्फ ज्वाइन करने के बाद भाग जाते हैं, उसके बाद फिर वो आते काम नहीं है। प्रेजेंटेशन कल किसकी रहती थी? सर मेरी रहती थी। आप अकेले क्लीन? जी सर मैं अकेला हूँ, मैंने अकेले ने देनी। चलें फिर हमने अभी ये क्लास पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आप प्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है? अभी मैं ये क्लास पढ़ा लूँ तो उसके बाद जब दोबारा ज्वाइन करेंगे फिर आपकी प्रेजेंटेशन लेते हैं। ओके सर। ताकि यहाँ तक, और बाकी जितने लोगों की बेटा प्रेजेंटेशन रह गई हैं वो ईद के बाद जो हमारा वीक आएगा उस वीक में सबकी प्रेजेंटेशन होगी। ये नहीं होगा मैंने किसी को बताया किसी को नहीं बताया। 4 ग्रुप्स हो गए, 3-4 ग्रुप और रह गए बस, तो वो आप लोगों ने जो है वो नेक्स्ट ईद के बाद हमारा वीक आएगा, ठीक है सर, उसमें सब ग्रुप से वो प्रेजेंटेशन देंगे। आपकी आज ले लेते हैं। ओके ओके सर। जी ओके सर। ठीक हो गया। ओके, सेविंग बैंक्स होते हैं बेटा,
सेविंग बैंक्स क्या करते हैं, जिस तरह आप लोग मुख्तलिफ किस्म के जो सेविंग अकाउंट्स ओपन करवाते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, अगर आप देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम पोस्ट ऑफिस की एग्जांपल लें तो बेटा पोस्ट ऑफिस के अंदर क्या होता है कि आप मुख्तलिफ किस्म के सेविंग सर्टिफिकेट्स परचेज कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी फैसिलिटी अवेलेबल है। हम क्या करते हैं, हम थोड़े थोड़े पैसे जमा करवाते रहते हैं, आफ्टर 10 या 20 ईयर्स फिर आपको एक ह्यूज अच्छी खासी जो है वो अमाउंट मिल जाती है। इसी तरह जो सेविंग बैंक्स होते हैं, अगर आप इसको देखिए यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल इट वर्दली। और ये मोस्टली बेटा जो आप जिस तरह एक सेविंग अकाउंट होता है, जिस तरह आपने सेविंग अकाउंट का सुना होगा, उसमें हम क्या करते हैं, पैसे डिपॉजिट करवाते रहते हैं, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता रहता है। जो सेविंग बैंक्स होते हैं इसके अंदर भी हम पैसा डिपॉजिट करवाते रहते हैं, लेकिन आफ्टर सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड 5 साल 10 साल के बाद उसके ऊपर अच्छी खासी आपको जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी की फॉर्म के अंदर, इन द फॉर्म जो कि जिस तरह अगर मैंने 5 लाख जमा करवाया तो मे भी 10 साल के बाद मुझे 20 लाख रुपया मिल जाए। और इसको मोस्टली जो होते हैं ये गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है, सेविंग बैंक्स होते हैं। अगर आप कहें पाकिस्तान के अंदर कोई स्पेसिफिक सेविंग बैंक की कोई एग्जांपल, तो बेटा वो पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो जो आपके जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स है, इनको हम कह सकते हैं जो पोस्ट ऑफिस के अपने बैंक्स होते हैं, छोटे छोटे काउंटर्स बनाए हुए उन्होंने, तो वहां पे आप वहां पे जाके डिपॉजिट करवा सकते हैं। स्पेशलाइज्ड क्रेडिट इंस्टीट्यूशन होते हैं बेटा, ये वही वाली बात है कि दीज आर जनरली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कॉर्पोरेशंस एंड प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू वेरियस सेक्टर्स। तो गवर्नमेंट जो है ये इसको मुख्तलिफ सेक्टर्स के ऊपर जो है वो लोन प्रोवाइड करती है। अगर फॉर एग्जांपल अगर छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाना चाह रही है, चाहे वो एनर्जी सेक्टर का ही प्रोजेक्ट है, और गवर्नमेंट को जो है वो पैसों की जरूरत पड़ती है, तो गवर्नमेंट अगर प्राइवेट सेक्टर को भी पैसों की जरूरत पड़ती है, तो ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं ये फंड्स प्रोवाइड करते हैं एंड डेफिनेटली उस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होता, इसके ऊपर भी जो है गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, गवर्नमेंट लेती है तो। अगर गवर्नमेंट देती है तो उसके ऊपर फिर आपको इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा। ओके, अब हम थोड़ा सा पाकिस्तान के जो इंटरनल है, जो कि स्पेशलाइज्ड क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, बेटा PICIC। ये पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशन है। आप इसकी हिस्ट्री वगैरह पढ़ लीजिएगा, ये कब बनी थी, इनका जो मैं जस्ट आपको मेन चीजें बता रहा हूँ, बाकी इसको आप रीड खुद कर लीजिएगा। इसका बेटा जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि अगर किसी को स्पेशलाइज्ड लोन की जरूरत पड़ती है किसी भी तरह की, तो ये उनको लोन प्रोवाइड करता है। और ये पाकिस्तान, ये गवर्नमेंट के अंडर आता है, और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इसको कंट्रोल कर रही होती है, और ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करता है। इंडस्ट्री को फंड्स की जरूरत पड़ती है, ऑपरेशंस को फंड्स की जरूरत पड़ती है। इससे क्या होता है कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो ग्रो करती है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अगर आपका टेक्सटाइल सेक्टर इस वक्त जो है बहुत डाउनफॉल के ऊपर जा रहा है, अगर गवर्नमेंट चाहे और उसको बूम करना चाहती है, तो गवर्नमेंट जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत लो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर लोन प्रोवाइड किया जा सकता है, ताकि वो जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो दोबारा जो है वो अपने कदमों पे खड़ा हो सके। ओके, अब ये इसकी बेटा स्ट्रक्चर वगैरह लिखी हुई है, ये आप उसको पढ़ते, ये इसको पढ़ लीजिएगा, कितने परसेंट पे लोन देता है, कितने साल का लोन देता है, ये सारा कुछ इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। ये आप इसको पढ़ सकते हैं। 17 to 15 ईयर्स तक इसका होता है। इंटरेस्ट रेट भी इसका वेरी करता है, डिपेंड करता है। ओके, ये आपने सुना होगा बेटा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, IDBP, ये बड़ा कॉमन सा नाम है और ये अक्सर नाम चलता भी है। इसका जो काम होता है, इसका जो स्पेसिफिक पर्पस होता है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है बेटा। मुल्क के अंदर किसी किस्म की भी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, अगर आप उसको ग्रो करना चाह रहे हैं इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो है ये लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। और इस बैंक का जो सोल पर्पज है वो यही है कि आपने मुल्क के अंदर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है वो डेवलप करना है। इंडस्ट्री को जितना आप लोन प्रोवाइड कर सकते हैं लोन प्रोवाइड करें, जितना आप उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं फैसिलिटेट करें। बट डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट जो है ये भी गवर्नमेंट के अंदर ही काम करता है, और डिपेंड ये करता है बेटा कि ये जो बैंक है ये अपनी सर्विसेज सही तरह से प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप दूसरी कंट्रीज में देखें जो डेवलप कंट्रीज हैं, तो वहां पे बेटा जो इस किस्म के बैंक्स होते हैं वो गवर्नमेंट जो उसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट उसको चेक कर रही होती है, उसका जो मॉनिटरिंग होती है वो बड़ी सख्त होती है। वो ये चेक भी करती है कि पूरे साल के अंदर कितने इंडस्ट्रीज को लोन दिया गया और पूरे साल के अंदर कितनी नई इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में यानी उस कंट्री के अंदर ओपन हुई, और उस इंडस्ट्री की जो जिन इंडस्ट्रीज जो पहले से स्टैब्लिश थी उनमें कितनी डेवलपमेंट आई। ठीक है, सारे के सारा चीजें चेक करने के बाद देन दे विल डिसाइड फॉर द न्यू ईयर कि हमें नए साल के अंदर हमें क्या क्या लोन चाहिए, क्या क्या लोन हमने देने हैं, फिर वो प्लानिंग करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये जो बैंक है तकरीबन 15 साल तक बेटा लोन दे देता है मॉर्गेज के ऊपर। अगर आप को किसी इंडस्ट्री को डेवलप करना है तो ये बैंक फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने कोई टेक्सटाइल सेक्टर, मतलब मैं एक टेक्सटाइल मिल चला रहा हूँ और मैं एक नया यूनिट लगाना चाह रहा हूँ, तो ये बैंक आपको 15 साल तक बेटा लोन दे सकता है। उसकी जो मुद्दत होगी 15 ईयर तक हो सकती है। ओके,
अब जो इसके सोर्सेज है बेटा, मेन आईटीबीपी कहाँ से पैसा ले, कैपिटल ऑफ द बैंक कहाँ से लेता है बेटा? बॉर्निंग फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, डेफिनेटली बेटा ये गवर्नमेंट के अंडर आता है। जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, जो आपकी गवर्नमेंट होती है, वो गवर्नमेंट जो बैंक्स को पैसा प्रोवाइड करता है, ये उनसे भी लोन ले सकती हैं। बॉर्निंग फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ, ये इदारे की बात कर रहा हूँ, आईडीबीपी की बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बेटा बात कर रहा हूँ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी पैसा लिया जा सकता है। डेफिनेटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पैसा लेने का मतलब भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ही पैसा लेना है, क्योंकि डेफिनेटली बेटा जो सेंट्रल बैंक है वो भी गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, अगर बैंक के पास बिल्स पड़े हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू भी ये लोन लिया जा सकता है। डिपॉजिट्स, जो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं बेटा, अगर इनके ऊपर बैंक, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो इस तरह के जो इदारे होते हैं, अगर इनके पास डिपॉजिट्स आ रहे हैं तो वो डिपॉजिट्स में इनके लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस हो सकता है। इशू एंड सेल बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, ये अपने बॉन्ड और जो डिबेंचर्स है ये भी मार्केट में इशू कर सकते हैं, शेयर्स वगैरह भी इशू कर सकते हैं। तो बॉन्ड और डिबेंचर में क्या फर्क होता है? वैसे ये मैंने पहले भी बताया था आप लोग, क्या फर्क होता है बॉन्ड और डिबेंचर में? सिक्लैम सर, बॉन्ड जो होता है सर ये सिक्योर होते हैं, सर जो डिबेंचर्स होते हैं सर ये होती बॉन्ड्स की टाइप से, लेकिन ये सिक्योर्ड नहीं होते। हाँ, यानी जो बॉन्ड्स होते हैं ये बेसिकली अनसिक्योर सिक्योरिटी होती है, जो डिबेंचर्स होते हैं ये सिक्योर होते हैं। दोनों बेसिकली बॉन्ड्स ही होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि जो डिबेंचर्स होते हैं इनके अगेंस्ट जो है वो कोई किसी किस्म के एसेट्स प्लेज नहीं होते। ओके बेटा, थर्ड है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एडीबीपी। मैं आपको सिर्फ मेन बेटा इनके फंक्शन बता रहा हूँ, आपको उसको रटा लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेन चीजें पढ़ लें। कब बना था, कैसे लोन देता है, कितने अरसे तक लोन देता है, क्या इंटरेस्ट रेट देता है, बस इतनी चीजें पढ़ने की जरूरत है। बाकी इसको आपको बहुत ज्यादा रटा लगाने की जरूरत नहीं है, बस मेन फंक्शन इनके आपको पता होने चाहिए। तो इसमें से आपने सिर्फ मेन चीजें पढ़ लेनी है। अच्छा, आप देखिए इसका नाम है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसका जो मेन पर्पज है बेटा, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द कंट्री। किसी भी मुल्क के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको जो डेवलप करना है, इसका मेन पर्पज होता है। और इस बैंक को बनाने का बेटा मकसद ही ये था, जब पाकिस्तान बना तो इस बनाने का सिर्फ पर्पज ये था कि हमारा जो मुल्क है अगर देखा जाए तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 60 to 70% जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है, बाकी आपका इंडस्ट्री आती है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर देखें तो हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना डेवलप नहीं कर सके, वरना अगर हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे तवज्जो दें तो हम बहुत सारी चीजें ऐसी प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन बेटा वही वाली बात है कि हमारे पास रिसोर्सेज होते हुए भी हम उनको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। इवन अगर आप देखें तो पिछले बजट के अंदर मेरा ख्याल है कि आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसकी ग्रोथ नेगेटिव में जा रहे थे या ना होने के बराबर थी। इस साल भी ऐसे ही, क्योंकि अब तो अल्लाह माफ करे वैसे भी कोरोना आ गया, तो इस वजह से आप देखिए वो टिड्डी दल का जो हमला हुआ है उसकी वजह से भी बहुत से लॉसेस होंगे, तो इसमें भी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा सफर करेगा। अब देखिए जब वो अभी जो टिड्डी दल का हमला हुआ, फॉर एग्जांपल अगर फार्मर्स को पैसों की जरूरत पड़ जाती है, लोन की जरूरत पड़ जाती है अगली फसल के लिए, इस बैंक का काम ये होता है कि इसने एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करने होते हैं। अगर आप देखें तो जो किसानों को हम लोन देते हैं, और ये जो लोन होते हैं ये बहुत आसान शराइत के ऊपर उनको दिए जाते हैं ताकि वो अपने जो है जरूरियात जो है वो पूरी कर सकें, जो फसल के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरियात है उसको पूरा किया जा सके। और अब ये गवर्नमेंट जो है ये हर साल इसके ऊपर जो है इसकी वो रेशियो जो है वो चेंज करती रहती है कि कितने लोन हो, कितने % लोन दिया जाएगा, कितने % लोन नहीं दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। लेकिन ये इदारा भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ही काम करता है। ये मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों लोन देती है। अब ये देखिए, ये शॉर्ट टर्म लोन जो होता है ये तकरीबन 18 मंथ तक का होता है, और मीडियम टर्म जो लोन है वो तकरीबन 18 मंथ से लेके 5 ईयर्स तक होता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के आपको लोन देते हैं, डिपेंड, और इंटरेस्ट रेट भी जो है इसके ऊपर मुख्तलिफ जो है वो चार्ज किया जाता है। ओके बेटा, नेक्स्ट डिपार्टमेंट है हमारा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, ICP। ओके, इस इदारे का बेटा जो काम होता है ये 1966 में बना था। इसका जो मेन काम होता है ये बेटा जस्ट आप पढ़ सकते हैं, इट अंडरराइट्स द न्यू इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज एंड डिबेंचर्स सो दैट द एंटरप्रेन्योर्स आर एबल टू मीट द इक्विटी एंड क्रेडिट गैप इन द फाइनेंसिंग ऑफ प्रोजेक्ट। अगर आप देखिए बेटा जिस तरह हमारे ये स्टॉक मार्केट्स के अंदर होता है, आप इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से अब ये बनाया गया, इसका मेरा ख्याल अब इसका शायद नेम भी चेंज हो गया होगा, आप इसको गूगल पे सर्च कीजिएगा, आई विल आल्सो चेक इट आउट। ये जो आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, बेसिकली इट्स लुक लाइक दिस डिपार्टमेंट। और ये इस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, कोई कंपनी है मार्केट में कोई बॉन्ड इशू करना चाह रही है, सिक्योरिटीज इशू करना चाह रही है, उसके पूरे प्रोसीजर को ये फैसिलिटेट करते हैं कि आप कितने लोग कितना बॉन्ड इशू कर सकते हैं, कितने आप शेयर्स इशू कर सकते हैं, कितने डिबेंचर्स का प्रोसीजर क्या होगा,
ताकि जो आपके इंटरप्रेन्योर्स है जिनको पैसों की जरूरत है वो अपने पैसों का जो गैप है उसको फुलफिल कर सके बाय इशूइंग द सिक्योरिटीज। अच्छा, अब इसका जनरल डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ अफेयर ऑफ कॉर्पोरेशन इन्वेस्टेड इन 10, अच्छा ये तो क्या उसने बताया हुआ है, इट ओपन्स एंड मेंटेन इन्वेस्टर्स अकाउंट इन ऑर्डर टू प्रमोट शेयर माइंडनेस इन जनरल पब्लिक दिस। ओके, इसमें ये क्या करता है कि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं अगर उनको पैसों की जरूरत पेश आती है, इन्वेस्टर्स वगैरह जिनको पैसों की जरूरत पेश आती है और अगर वो पैसा लेना चाह रहे हैं तो इस इदारे के थ्रू भी जो है वो पैसा ले सकते हैं, मतलब फाइनेंसिंग करवा सकते हैं। ये इदारा उनको कैसे पैसा प्रोवाइड करेगा, ये इदारा बेटा उनको कैसे पैसा प्रोवाइड करेगा, ये उनकी सिक्योरिटीज जो है वो मार्केट में सेल आउट करवाएगा। वो सिक्योरिटी कोई भी हो सकती है, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, शेयर्स भी हो सकते हैं, और वहां से जो पैसा इकट्ठा होगा वो आगे फिर इसको सर्कुलेट करेगा आपके जो इन्वेस्टमेंट जो आपके इंटरप्रेन्योर है। देखिए इसका नाम है इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का पर्पस ये होगा कि आपने फैसिलिटेट करना है उन लोगों को जो आप मुल्क के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो इसका मेन पर्पस ये होगा कि इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको फंड्स की जरूरत पेश आती है तो वो फंड्स ये जो है अदारा वो जनरेट करके देगा आप लोगों को। बाकी इसकी फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। नेशनल डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका भी बेटा यही काम है बेसिकली। द गवर्नमेंट ऑफ, इसमें ये एस्टैब्लिश हुआ था 1973 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था। ओके, अब ये नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है बेटा, इसको भी देख लीजिएगा ये क्या चीज है। ये सारे के सारे जितने भी बेटा यहाँ पे मैंने अभी तक अदारे बोले हैं इन सब अदारों का जो मेन काम है, बाकी इसके बाद फिर हम फाइनेंसिंग को डिस्कस करते हैं। अदारों का जो मेन काम है या तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, या इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन है, या फिर आप लोगों ने अगर इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड करना है तो वो कैसे लोन प्रोवाइड किया जाएगा, एंटरप्रेन्योर्स को अगर लोन चाहिए तो कैसे लोन चाहिए। ये सारे के सारे अदारे जितने भी अभी यहाँ तक हमने बयान किए 5 या 6 अदारे, इनका जो मेन पर्पस है बेटा वो यही पर्पस है कि आपने फंड्स प्रोवाइड करने हैं, आपने फैसिलिटेट करना है मुख्तलिफ सेक्टर्स ऑफ द कंट्री को। जब आप मुख्तलिफ सेक्टर्स को बेटा कंट्रीब्यूट करेंगे तो डेफिनेटली वो सारे सेक्टर्स मिलकर फिर आपका जो जीडीपी है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। और आजकल बेटा आपको पता है कि हर सेक्टर को जो है वो फंड्स की जरूरत है, ऑलमोस्ट हर सेक्टर। मैं कुछ स्पेसिफिक का नाम नहीं ले रहा, आप अगर इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इंडस्ट्री के पास भी पैसों की शॉर्टेज है। अगर आप एजुकेशन की बात करेंगे तो देखिए आजकल एजुकेशन सेक्टर के ऊपर भी डाउनफॉल आया हुआ है। इवन के ये सुनने में आ रहा है कि शायद अभी सैलरीज कट ऑफ होना शुरू हो जाएंगे। अभी आप न्यूज में सुन रहे हो कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपनी एम्प्लॉयज की सैलरीज काटना शुरू कर दी है, 35 to 40% तक सैलरी कम मिलेगी। द रीजन बिहाइंड दैट कि बेटा जो क्राइसिस इस वक्त चल रहा है कोरोना का, इसकी वजह से तकरीबन हर सेक्टर को जो है वो फंड्स की जरूरत है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ नीड कि ये जो अदारे हैं ये आगे फैसिलिटेट करें हर सेक्टर को, ताकि जो सेक्टर है वो अपने आप को चले, अगर बहुत ज्यादा बूम नहीं कर सकता तो कम से कम वो अपने आप को स्टेबल फॉर्म में रखे, ताकि जब ये खत्म हो कोरोना वायरस तो उसके बाद वो इस पोजीशन में हो कि अपने बिजनेस को दोबारा से वो रन कर सके। जी बेटा यहाँ तक प्रॉब्लम है नहीं क्वेश्चन, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कहाँ से फाइनेंसिंग ली जा सकती है। सर क्लियर। इनके आपने जस्ट बेसिक चीजें पढ़नी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा हिस्ट्री को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये पढ़ ले कब बना था, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या कैसे लोन देता है, कितने अरसे के लिए लोन देता है। ये 4-5 चीजें जो है ये मेन आपको पता होनी चाहिए। ओके बेटा, बिजनेस को जो फंड्स की जरूरत आती है, फॉर एग्जांपल जब हमें पैसों की जरूरत आती है तो कहाँ से जो है वो पैसा जनरेट किया जा सकता है और किस किस्म के जो लोन है वो लिए जा सकते हैं। एक होता है बेटा डायरेक्ट फाइनेंसिंग, ये बड़ा सिंपल सा है। क्या होता है डायरेक्ट फाइनेंसिंग? जी डायरेक्ट फाइनेंसिंग के थ्रू जो है वो आप जो है वो लोन ले सकते हैं, बिजनेस जो है फंड जनरेट कर सकता है। सिंपल बेटा, ये जो आप बॉन्ड्स और शेयर्स मार्केट में करते हैं दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट फाइनेंसिंग। आपने लोगों को बॉन्ड ऑफर किया, आपने लोगों को शेयर ऑफर किया, लोगों ने डायरेक्ट पैसा आपको प्रोवाइड कर दिया। आपने किसी बैंक से नहीं लोन लिया, आपने किसी जगह से लोन लिया, जस्ट आपने क्या किया कि आपने डायरेक्टली जो है बैंक से भी ले सकते हैं, कि मैं ये नहीं कहता कि बैंक से ले नहीं सकते, बट द मेजर सोर्स इज दैट कि आपने अपने कॉमन स्टॉक जो है जनरल पब्लिक को सेल कर दिए, या फिर आपने जो है बॉन्ड्स वगैरह जो ये लिखा हुआ बॉन्ड्स और ये आपके पास जो है कॉमन स्टॉक ही आप लोगों ने शेयर करके आपने डायरेक्ट जो है फाइनेंसिंग हासिल कर ली। अच्छा, डायरेक्ट फाइनेंसिंग एज अ एंड बिजनेस है बोरो डायरेक्टली फ्रॉम द हाउसहोल्ड इन बिजनेस यूज दिस सेविंग्स फंड टू मेक परचेज ऑफ प्लांट इक्विपमेंट एंड इन्वेंटरी। सिंपल, तो आपकी बेटा जो डायरेक्ट जनरल पब्लिक है आप उनके पास जाते हैं और जनरल पब्लिक से आप कहते हैं कि हमें लोन दिया जाए, यानी बीच में किसी पर्सन को आप इन्वॉल्व नहीं कर रहे।
तो आप उनके वहां से जो पैसा जनरेट करते हैं, वहां से जो आप पैसा जनरेट करते हैं, डेफिनेटली बेटा फिर वो क्या होता है, वहां से जो पैसा जनरेट होता है उससे आप अपने बिजनेसेस को जो है वो रन करते हैं। अब ये देखिए उसने यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अल्टीमेट लेंडर्स कौन से होते हैं बेटा, हाउस होल्ड होते हैं, बिजनेसेस होती हैं, गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट से भी लिया जा सकता है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, डिपॉजिटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन डिपॉजिटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और अल्टीमेट बोरोवर्स कौन से होते हैं, हाउस होल्डर्स, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट। यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी ने इस तरह, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप कहते हैं कि मैंने अपना घर बनाना है और मुझे उसके लिए फाइनेंस चाहिए, तो बेटा आजकल देखिए गाड़ियों के ऊपर भी फाइनेंसिंग की स्कीम चल रही है, घर के ऊपर भी फाइनेंसिंग की स्कीम चल रही है। तो आप डायरेक्टली लोन जो है वो वहां से ले सकते हैं, यहाँ से गवर्नमेंट से भी गवर्नमेंट से मुराद यहाँ पे बैंक्स की बात करूंगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर आप देखें तो मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से इसको शिफ्ट कर देता हूँ कि आपने घर बनाना है तो गवर्नमेंट आपको बना के दे रही है। अब वो जो घर गवर्नमेंट आपको बना के दे रही है वो फ्री में बना के नहीं दे रही, उसके ऊपर भी आपने पैसा पे करना है। और वो जो पैसा आपने पे करना है, बेसिकली वो पैसा किसको जाना है, वो डायरेक्ट आपके बैंक के अंदर जाना है। तो बैंक वाले हैं वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं, गवर्नमेंट वाले जो है वो आगे फिर आपके जो हाउस होल्ड है उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप इसमें डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि आप डायरेक्टली बैंक के थ्रू भी पैसा लिया जा सकता है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स बेटा ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब दरमियान में आप किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। फॉर एग्जांपल आपने कोई सिक्योरिटी सेल करनी है तो आपने डायरेक्ट जनरल पब्लिक को सेल करे, उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्लेसमेंट है। ये मैंने आप लोगों को पहले इन्वेस्टमेंट के अंदर भी पढ़ाया हुआ है। लेकिन अगर बीच में दरमियान में आप किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट हो जाएगा। अब दोबारा अगर उसी एग्जाम्पल को फोकस करें, जो मैं आपको इमरान खान वाली एग्जाम्पल बार बार दे रहा हूँ, हाउस फाइनेंसिंग वाली, बेटा आप डायरेक्टली घर बैंक से नहीं ले रहे, आपके दरमियान में जो इंटरमीडिएटरी का रोल प्ले कर रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्ले कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बैंकों से लोन उठा रही है, उससे घर बना रही है, फिर उसके जरिए वो घर आपको दिया जा रहा है और आप जो है वो फिर उसके ऊपर जो पेमेंट करेंगे वो बैंक को पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पे जो इंटरमीडिएटरी का रोल प्ले कर रहा है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो प्ले कर रही है यहाँ पे। तो सिंपल बेटा ये याद रखिए कि अगर आप दरमियान में किसी मिडिल मैन को यूज करके जो प्रोवाइड करेंगे अपने लिए फंड प्रोवाइड करेंगे, फंड जनरेट करेंगे, वो फंड जो होंगे दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, यानी फंड जनरेटेड थ्रू फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। अच्छा, अब बिजनेस फंड बेटा मुख्तलिफ तरीकों से जनरेट किया जा सकता है। नंबर वन सिक्योरिटीज, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सिक्योरिटीज में आप बॉन्ड इशू कर सकते हैं, आप शेयर इशू कर सकते हैं, आप डिबेंचर इशू कर सकते हैं, उनके जरिए जो है वो आप फंड जनरेट किया जा सकता है। ट्रेजरी बिल्स, आप बॉन्ड जो टी बिल्स होते हैं शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, इनकी जो मैक्सिमम अब यहाँ पे अगर बेटा चेक करें तो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसे हम टी बिल्स कहते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होती है या गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री जो भी ये इशू करती है, वो बेटा ऐसे पेपर या ऐसी सिक्योरिटीज होती है जिनको हम लोग सिक्योर कहते हैं, जिसको हम रिस्क फ्री कहते हैं, क्योंकि उनकी बैक एंड के ऊपर जो गारंटी होती है वो किसकी होती है, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी सेंट्रल बैंक की होती है। देखिए नीचे लिखा भी हुआ स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये भी हो सकती है इसके अंदर। इस तरह फॉर एग्जांपल वापडा अपनी सिक्योरिटीज इशू कर दे, बासा अपनी सिक्योरिटीज इशू कर दे, तो ये जो गवर्नमेंट के सब अदारे हैं अगर वो भी मार्केट में सिक्योरिटीज इशू करके पैसा जनरेट करेंगे तो वो भी आपके लिए लेस रिस्की होंगे। तो टी बेस के जरिए भी पैसा जनरेट किया जा सकता है। एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज, जिस तरह हम प्लेज करके कोई चीज अपने लिए फंड जनरेट कर सकते हैं, आपने कोई मशीनरी प्लेज करवा दी, आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी प्लेज करवा दी, उसके जरिए भी जो पैसा जनरेट किया जाएगा वो आपके किया जा सकता है। ओके जी, बैंकर्स फंड बेटा जो हम बैंक से लेते हैं पैसा उसको हम बोलते हैं बैंकर्स फंड। सिंपल सी बात है। आप देखें अगर आप जिस बंदे ने आपको पैसा प्रोवाइड करना है, अगर बेटा वो पैसा कहाँ से जनरेट करेंगे, आप बैंक के पास पैसा लेने जाते हैं, लोन लेने जाते हैं, बेटा बैंक के पास अपना पैसा तो नहीं पड़ा हुआ, बैंक ने भी तो कहीं से पैसा लिया हुआ है ना। अब वो बैंक ने कहाँ से पैसा लिया, वो लोगों से इकट्ठा किया हुआ है। तो बैंक जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से बेटा अपने लिए फंड जनरेट कर सकता है। उसके लिए कुछ तरीके कुछ जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये देखिए आपके सामने लिखे भी हुए हैं कि बैंक कहाँ से पैसा ले सकता है। ये आप इसको 1 बाय 1 देख लीजिएगा हेडिंग वाइज, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, मैं फिर भी बता देता हूँ क्या क्या चीजें, मैं 1 बाय 1 बोल भी देता हूँ। ओके, इसमें बेटा सबसे पहले आता है बैंकर्स कैपिटल। पहली दफा बेटा कोई बैंक आप रजिस्टर करते हैं तो उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि बैंक के पास कम से कम इतने पैसे होने चाहिए इतनी अमाउंट आपके, वो अभी लोगों ने पैसा डिपॉजिट नहीं करवाया, वो बैंक का अपना, जिस बंदे ने वो बैंक ओपन करना है, अगर वो प्राइवेट बैंक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 10 मिलियन रिक्वायरमेंट है, तो 10 मिलियन जो है वो बैंक के अंदर होंगे। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, आपका बैंक रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसके बाद फिर आप जनरल पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना शुरू करेंगे।
लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो बैंक के पास फंड होते हैं बेटा उसको बोलते हैं बैंकर्स क्या होते हैं। रिजर्व फंड, जब ये भी मैंने आपको बोला था कि आपकी एक रिजर्व रेशियो होती है, जब आप लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं तो सारे का सारा पैसा आगे लोन पे नहीं दिया जाता, उसमें से जो कुछ पैसा होता है वो आपने रिजर्व करना होता है। वो पैसा जो आप रिजर्व करके रखते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड रिजर्व फंड, वो भी आपके लिए सोर्स ऑफ फंड बन जाएगा। यानी कि बैंक किसी और को लोन देना चाहे तो अपने रिजर्व फंड में से भी पैसा निकाल के उसको यूज किया जा सकता है। लिक्विड एसेट्स, बैंक्स के पास मुख्तलिफ किस्म के एसेट्स होते हैं जिनको बेच के वो पैसा जनरेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल दूं, जिस तरह बैंक जो है वो आपके पास गाड़ियां वगैरह आपको लोन पे देते हैं, तो बाद दफा जो है वो गाड़ियां वगैरह की किस्तें वापस नहीं आती, तो बैंक के पास पड़ी होती हैं चीजें, या बैंक जो मार्केट में बॉन्ड इशू कर सकते हैं, सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं और कुछ पेपर इशू कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट विद द परमिशन ऑफ डेफिनेटली बेटा वो प्रोसीजर सारा पूरा करने के बाद। तो जिस तरह हम कहते हैं पब्लिक बैंक हो गया, तो पब्लिक बैंक होने का मतलब क्या होता है कि वो बैंक है जिसके शेयर्स अगर उसने इशू किए हुए, जिस तरह नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के शेयर्स हैं, हबीब बैंक के शेयर्स हैं, अलाइड बैंक के शेयर्स हैं, आप केएससी की वेबसाइट पर जाएं आपको हर बैंक के शेयर्स मिलेंगे। अब वो जो है वो उसके लिक्विडेट एसेट्स हैं, उन एसेट्स को जिन बेच के मार्केट से वो पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। यानी आप शेयर्स की फॉर्म में, बॉन्ड्स की फॉर्म में, डिबेंचर्स की फॉर्म के अंदर भी जो पैसा है वो इकट्ठा किया जा सकता है। चलिए बेटा ये वीडियो खत्म हो रही है, मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे इसी लिंक पे सर।